हेलो दोस्तों, आज आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में जाने से पहले, एग्ज़ाम आज देने से पहले एक चीज़ ज़रूर आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ये जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, ये बोर्ड बेसिकली आपसे, सीबीएसई बोर्ड बेसिकली आपसे क्या चाहती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है, और लैंग्वेज पेपर बेसिकली जो मोटिव होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट से, कि ये जानना कि जो चीज़ें आप समझते हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं, क्या आप उस चीज़ को ढंग से प्रॉपर वे में आप क्या उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं राइटिंग में। ठीक है, ये चीज़ का टेस्ट होने वाला है आपका। इस चीज़ का बिल्कुल ये आपको फ्री रहना है कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपके फैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं और ट्रुथ के नज़दीक होते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे तब जब आप अच्छे वे में, एक्सप्रेसिव वे में आप उस चीज़ को अपने आंसर शीट में लिख पाते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्ट्स की गिनती कम होने वाली है और एक्सप्रेशंस, किस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके बात के लिए आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये फैक्चुअल पेपर होता तो साइंस और मैथ्स की तरह होता, बट ये एक लैंग्वेज पेपर है। तो माइंड को एकदम चिल कीजिए, एंजाइटी को किनारे रखिए और फिर आप पेपर दीजिए। जो भी आप अच्छे वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस इसी बात के नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ डेटा अगर आपका मिस भी हो गया है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें अगर आप मिस भी कर रहे हैं, सो डोंट बॉदर। ठीक है, पहला टिप आपका ये है। जो आपका पेपर इंग्लिश का जो आने वाला है वो कैसा है, उसका डिजाइन क्या है, उसका मोटिव क्या है, कि किस प्रकार से वो आपको इवैल्यूएट करेगा। तो सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, आपके पेपर को 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है वो बेसिकली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, आपने सैम्पल पेपर्स की भी प्रैक्टिस किया होगा। अब ये जो सेक्शन ए है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलेंगे डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है, और दूसरा है आपका केस बेस्ड पैसेज। अब डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली एक आउट ऑफ द ब्लू एक टॉपिक के ऊपर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा, और ये आपके पूरे इंग्लिश के टेस्ट के एग्जाम, ये जो इंग्लिश का जो पेपर है, इसके अंदर सबसे बड़ा पैसेज इसी का होगा, जो कि अराउंड 400 to 500 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और ये कंप्राइज करेगा 10 मार्क्स का। सिमिलरली जो आपका केस बेस्ड पैसेज होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली हाफ कंटेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, मतलब 400 से 500 वर्ड का अगर आपका फर्स्ट है डिस्कर्सिव वाला, तो ये जो केस बेस्ड स्टडी वाला है वो अराउंड 250 से 300 वर्ड्स का होगा। तो जो वो आपको 15 मिनट्स का जो टाइम मिलता है ना, उसमें इन दोनों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्कर्सिव वाले पे। डिस्कर्सिव वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 400 से 500 वर्ड्स का होगा, ये अराउंड 550 भी पहुंच सकता है। इसका मेन पर्पस क्या है, कैसा सीबीएसई क्या चाहती है आपसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से। ये सीबीएसई चाहती है कि आप इसको ढंग से पढ़ें। ये सुनने में थोड़ा मजाक लग रहा होगा, बट लिटरली उनका ये मोटिव है कि आप थोड़ा ढंग से इसको पढ़ें, ताकि आप पूरे पैसेज को आप ढंग से इंटरप्रेट कर सकें, अंदरूनी चीजों उसकी वो जो कहते हैं ना कि एक बात कहकर कुछ और बात को कहना, उस गहराई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ठीक है ना, वैसा अंडरस्टैंडिंग सीबीएसई चाहती है कि आप करें इस पैसेज, इस डिस्कर्सिव पैसेज से। साथ ही साथ वो आपसे चाहती है कि आप अपनी वोकैबुलरी को, जब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर जब आप करेंगे, तो आप अपनी वोकैबुलरी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें, और वो बातें भी आप उस पैराग्राफ में से आपने सीखा है जो एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे लिखा नहीं है। दिस इज द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कर्सिव पैसेज। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वो आप लोग जो बचपन में काम करते थे ना, ये पैसेज 1 में इसका आंसर दिया हुआ है, पैसेज 2 में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, पैसेज 5 में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, प्लीज रश करके उस पैसेज को पढ़कर और वहां से एक लाइन को उठा के आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं।
ट्रस्ट मी, 10th क्लास में आकर ये चीज तो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसको पढ़ दोबारा सकते हैं कि भाई फर्स्ट पैसेज में से अगर आंसर है तो आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन जो आप लिखेंगे वो 100% आप अपने वर्ड में लिखेंगे, आप अपने वोकैबुलरी का प्रयोग करेंगे, आपने क्या सीखा है उस पैसेज से, ठीक है ना, और वो प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो अंदर का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। डिट्टो कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने मार्क्स गवाएंगे। और हां, अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके अगर आप अपने वर्ड में लिखते हैं ना और आंसर उतना ऑसम भी नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केस बेस्ड स्टडी का जो पैसेज आएगा उसके बारे में। केस बेस्ड स्टडी का जो पैसेज है दोस्तों वो 200 से 250 वर्ड का है, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया। और यहां पे ना अक्सर स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया होगा, चार्ट्स दिए होंगे, डायग्राम्स हो सकता है दिया हो, कोई ग्राफ दिया हो, कोई पाई चार्ट दिया हो, या एक टैबुलर फॉर्म में कुछ बना के दिया हो। तो इन सब चीजों को देकर छोटा मोटा कंटेंट उस पर लिखा होगा, उसको ध्यान से आपने पढ़ना है। और साथ ही साथ ये जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा है ना उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आंसर जब आप लिखेंगे तो बार बार आपको इस पैसेज पे आना पड़ेगा, केस बेस्ड स्टडी वाले के पैसेज पे आना पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे आपका चेक किया जाएगा कि आपका ब्रेन किसी कंटेंट में से किस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन को जो वो अंडरस्टैंड कर रहा है वो सही समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो यहां पे दोस्तों वोकैबुलरी के थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन फैक्चुअल डेटा होना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन में जो पैसेज में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसका प्रयोग आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा मकसद ही यही है। तो ये था दोस्तों, और ये भी 10 मार्क्स का है। तो 250 वर्ड में 10 मार्क्स का है और वहां 500 वर्ड में 10 मार्क्स का है। तो आप खुद सोच सकते हैं, वक्त तो आपको दोनों को सेम ही देना है, लेकिन इसके अंदर स्टैटिस्टिकल में आपको एक एक डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा जब आप अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। और जो आपका ये वाला जो डिस्कर्सिव पैसेज है इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग का है। इसमें बार बार पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1 से 2 बार आपने पढ़ा, क्या ज्ञान लिया वो आपने लिख दिया। जबकि केस बेस्ड स्टडी वाले का जो पैसेज है अगर उसकी बात किया जाए तो इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा छुपा हुआ है, इसके अंदर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं जो कि आपको आंसर्स में शो करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों सेक्शन ए के बारे में। आइए अब बात करते हैं जरा सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो है ना वो राइटिंग का पार्ट है दोस्तों। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है, सेक्शन बी के सब 2 पार्ट्स हैं, एक ग्रामर का कंटेंट रखेगा और दूसरा आपका क्रिएटिव राइटिंग का रखेगा। अब देखो ग्रामर के बारे में क्या बोला जा सकता है कि बस एक ही चीज हो सकती है इस मोमेंट ऑफ टाइम में कि आप अगर कोई ग्रामर का अगर कोई क्वेश्चन आया है और आप उसमें अटक गए, आप फंस गए कि यहां पर क्या लगेगा, कौन सा ज्यादा सेट हो रहा है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा अपने आप को संभालिए और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा कामनेस के साथ 3 या 4 बार पढ़िए और हर पॉसिबल जो आंसर है उसके अंदर डाल के देखो, या हर पार्ट जो है फिलअप आ गया या इस टाइप की चीजें आ जाती हैं तो उसको डाल के देखो और 3-4 बार उस चीज को रीड करो। अगर आपका गट बोलता है कि नहीं यार ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप उसके साथ चले जाइए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम आम जिंदगी में जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, कई बार इंग्लिश में भी बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात होती है, इंग्लिश और हिंदी का मिश्रण भी होता है, या अपने मदर टंग में भी जब हम बात करते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम इतने अच्छा ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी वो कहते हैं ना इंसान किसी लैंग्वेज के अंदर अगर यूज टू हो जाता है तो बार बार उसका अनकॉन्शियस माइंड भी ग्रामेटिकली वो काफी सही चला जाता है। तो आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड पे भी भरोसा थोड़ा सा रखना पड़ेगा जब आप ग्रामर के क्वेश्चंस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अगर आप 100% श्योर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां पर आप अटकेंगे या जहां पर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम होने की महसूस होगा, या आपको लगेगा कि यार यहां पे तो कुछ कुछ गड़बड़ है या कुछ हमें ये गलत लग रहा है या मैं श्योर नहीं हूं, उस समय आपने अपने गट पे भरोसा करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके ग्रामर के बाद क्रिएटिव राइटिंग की। अब क्रिएटिव राइटिंग जो है ना वो 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5-5 मार्क्स का ग्रामर 10 नंबर की आएगी दोस्तों, और 5-5 नंबर का आपके क्रिएटिव राइटिंग जिसके 2 सब पार्ट्स है। मतलब पूरा क्रिएटिव राइटिंग जो है आपका 10 मार्क्स का है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा, एक फॉर्मल राइटिंग में आ जाएगा जिसमें सोशल या सोसाइटी से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड
कोई एक चीज दे देगा और वो पूछेगा या आपका सजेशन मांगेगा किसी न्यूज़पेपर में लेटर लिखने के लिए या समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मल लेटर में अगर इस टाइप की चीज अगर आपके पास आती है तो एक काम कीजिए, 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला, ये 5 मार्क्स का है बाय द वे। पहला क्या है दोस्तों कि आप ये समझिए कि जो भी वो क्वेश्चन ने बोला है ना, उसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन कीजिए। जब आप अपना राइटिंग जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब बहुत ज्यादा नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 3 लाइनों में कर डालो, ठीक है ना। जैसे प्रॉब्लम्स को तुमने डिस्क्राइब कर लिया, आप लोग जैसे ही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आपने क्या आना है कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, उसके बारे में डिस्कस करो। गवर्नमेंट क्या कर रही है उस प्रॉब्लम के लिए या क्या कर सकती है उस प्रॉब्लम के लिए, वो सब डालो, ठीक है। और फिर अपने सजेशंस डालना उसमें बहुत जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें तो कर रही है गवर्नमेंट, को आप अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को अवेयरनेस, हर देखो किसी भी लेटर में ना ये चीज आप डाल सकते हो कि अवेयरनेस प्रोग्राम होना ही चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, ये एक पॉइंट आप डाल सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, यू नो। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड चीजें उसके अंदर होना चाहिए, जो हमारा करिकुलम्स बनाए जाते हैं उसके अंदर उस टॉपिक के बारे में डाल दो। थोड़ा सा स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, मासेस में चलाओ, बस स्टॉप्स पे चीजें होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें हम डाल सकते हैं अपना सजेशन देते हुए, ठीक है। तो ये चीज आप डाल सकते हो। और लास्ट में इन पूरी बातों को कंक्लूड करने के लिए एक 4 या 5 लाइनों में कंक्लूजन डालो और कोशिश करो कि यहां पे एक कोटेशन डालने की, एक खुद का कोटेशन बना के डाल दो या किसी यू नो फिलोसोफर का अगर कोई कोटेशन वगैरह है तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज डाल दोगे और फिर उसको क्लोज करना है, उस मैटर को क्लोज करना है। और वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एज फार एज क्रिएटिव राइटिंग का दूसरा पार्ट जो आता है दोस्तों, वो होता है आपको लिखने के लिए आ जाता है, कोई डेटा गिवन होगा, ठीक है, कोई फैक्टुअल चीज गिवन होगी, कोई स्टैटिस्टिकल चीज गिवन होगी, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए आ गया या नोटिस लिखने के लिए आ गया, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की जो चीजें आती हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, जो नंबर्स उन्होंने शो किए हैं, वो जरूर शो करना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स उनके शो करने हैं। और एक आधा नंबर आप अपने बात को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए फर्जी नंबर भी डाल सकते हैं, फर्जी डेटा भी डाल सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में जितने डेटा दिए हैं उससे ज्यादा आपने फर्जी डेटा डाल दिए, ऐसे करोगे तो पकड़े जाओगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है। 4 डेटा दिए हुए तो 1 डेटा आप अपने मन से उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन वो चारों डेटा आप डालेंगे तो सच के नजदीक वाला हल्का सा झूठा आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यू नो एक्सप्रेसिव इन नेचर। किस ब्यूटीफुली तरीके से आप चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये मायने रखने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है ये है आपका लिटरेचर का मेजर पार्ट है। अब सेक्शन सी में भी ना 2 टाइप की चीजें हैं, ये 40 मार्क्स का है दोस्तों। तो सेक्शन ए कितने का था, 20 का। सेक्शन बी कितने का था, ये भी 20 नंबर का था। और सेक्शन बी में ना 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है 10 नंबर की ग्रामर आ रही है, और जो दूसरा जो 10 नंबर वो 5-5 नंबर में डिवाइडेड है। 5 नंबर का आपका फॉर्मल लेटर वगैरह में आ जाएगा, और दूसरा 5 नंबर केस बेस्ड केस रिलेटेड डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा देकर उसके ऊपर आपसे राइटिंग मांगेगा। तो ये 5-5 नंबर के होते हैं। उसके बाद अब बात कर रहे थे हम लोग सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है वो आपका प्योर लिटरेचर बेस्ड है, जो आपकी किताबें हैं उसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों। और ये पर्टिकुलरली 2 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। 40 मार्क्स का आएगा ये पूरा। पहला 10 नंबर का आएगा, सब पार्ट में 10 नंबर का, और फिर 30 नंबर का Q&A है, क्वेश्चन आंसर्स है। तो जो आपका ये जो 10 मार्क्स का है, 40 में से जो 10 मार्क्स का है, ये बेसिकली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। जो आपकी किताबों में पोएम्स दी हुई हैं या कोई चैप्टर का कोई पैसेज दे दिया, उसके ऊपर वो एक इंस्टेंस को उठा के डाल देंगे, उस पूरे कंटेंट का इंस्टेंस को उठा के डाल देंगे, और उस पैराग्राफ में या उस इंस्टिंक्ट ऑफ द होल डेटा में से, होल चैप्टर या होल पोयम में से, उसके ऊपर वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे बिल्कुल ये रीडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपने रीड किया और उसमें से आप बना बना के आप लिख रहे हैं। याद रखिएगा पैराग्राफ तो छोटा होगा,
ठीक है ना, लेकिन उसके पहले की जो स्टोरी है और उसकी बाद की जो स्टोरी, उनमें से भी कुछ आप मतलब आप चेकर को ये बताइए कि मुझे ये चैप्टर जिसमें से आपने छोटा सा बना के दिया, या ये पोएम जिसमें से आपने ये छोटा सा बना कर दिया है, मुझे ये पूरा आता है, मुझे ये पूरा पता है। तो जब आप आंसर लिखिएगा तो टीचर के अंदर भ्रम ये आना चाहिए कि इस बंदे को, इस इंडिविजुअल को ये सारा का सारा चैप्टर जिसके ऊपर दिया गया है उसको पूरा ज्ञान है। तो इसका ध्यान देके लिखिएगा। सिर्फ उसी पैसेज में से वो आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेजर कंटेंट ऑफ योर आंसर तो वहीं से होगा, बट एक भ्रम भी आप पैदा करेंगे अपने आंसर के अंदर, जो कि ये पैदा करके बताएगा चेकर को कि आपको पूरा चैप्टर का ज्ञान है। ठीक है, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि रिकॉलिंग का कॉन्सेप्ट, कि क्या आप चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं, और ये चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी, राइटर ने क्या कहा था, पोएट ने क्या बोला था, क्या वो पूरा का पूरा आपको रिकॉल है जो क्लास में पढ़ाया गया है, ये वो चाहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यही टिप है बेटा, ये 10 नंबर का बहुत आसान होता है, फ्री में मार्क्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं Q&A की, जो कि 30 मार्क्स का कंटेंट आएगा। अब ये जो 30 मार्क्स का जो कंटेंट है, इसमें देखो क्या है, हमेशा हर आंसर में, चाहे शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, कोशिश करो शॉर्ट आंसर हो तो 2 या 3 शब्दों में या आधा पैराग्राफ, आधा लाइन के अंदर। ठीक है, और बड़ा आंसर है तो कम से कम 2 लाइनों का प्रयोग करो या 3 लाइनों का प्रयोग करो। और कोशिश करो कि पोएट, अगर पोएम से रिलेटेड है तो पोएट, चैप्टर से रिलेटेड है तो ऑथर या राइटर जो है उसकी बात आप बहुत अच्छे से समझे हो, आप बहुत अच्छे से उसकी वो जो क्या क्या कहना चाहता था, वो जो पेन से वो लिख भी नहीं पाया, वो चीज आप समझ गए। आपने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है, पोएट के साथ आप बैठे थे जब वो लिख रहा था, या पोएट की जो भावनाएं थी, जो राइटर की जो भावनाएं थी, वो भावना को आपने समझा है, आपने टेस्ट किया। ऐसा भ्रम पैदा करना होता है आंसर के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो, यही है ना एक्सप्रेशंस, इस लेवल के अगर आप एक्सप्रेशंस अपने आंसर्स के अंदर डाल रहे हो तो मार्क्स तो भाई फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपके टीचर ने एग्जैक्ट आंसर डिक्टेशंस में दिए हुए हैं वही उठा के लिखो। अरे अपना भी दिमाग यूज करो, पूरा चैप्टर की स्टोरी आपको पता है। ठीक है, और हाँ, पोएट या ऑथर की तारीफ हमेशा करनी है, और आंसर आपका पॉजिटिव वाइब देना चाहिए। पॉजिटिव वाइब समझते हो ना, ऐसा मत करो कि यार ये तो बेकार सा चैप्टर था, पोएट बादल को कुछ और कह रहा है, पेड़ को तो कुछ और समझता है ना, चिड़ियों की आवाज तो बेकार होती नहीं, ऐसा नहीं। उसमें नेचर वाला जो फैक्टर है, जो जिस भावना से उस पोएट ने लिखा है वो भावना आप समझे हैं, जो राइटर मोरल ऑफ द स्टोरी जो बताना चाह रहा है वो चीज आप समझे हैं, ये आपको आंसर में दिखाना होता है। पॉजिटिव आंसर लिखना होता है, कभी भी नेगेटिव बातें आप अपने आंसर के अंदर नहीं करेंगे, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, फिर भी आप बातें पॉजिटिव ही करेंगे। हर गलत चीज से भी आप अच्छी चीजें सीख पाते हैं। इस चैप्टर के अंदर 4 अच्छी बातें दी गई हैं, लेकिन आपने 6 बातें सीखी या 8 बातें सीखी, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान देंगे, अपने वो कहते हैं ना, जस्ट पुट योर पीस ऑफ माइंड ऑन द आंसर्स और ऑन द शीट। अगर ये वाला फैक्टर अगर आप ध्यान देते हैं इंग्लिश के रिस्पेक्ट, ये जो आप आंसर्स जो लिख रहे हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये चीजें अगर आप इसमें डालते हैं ना, ट्रस्ट मी, Q&A में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द होल डिस्कशन क्या आपने सीखा है कि भाई कुछ भी हो जाए पॉजिटिव वाइब्स देनी है, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव सोशल अवेयर, मतलब सोशली करेक्ट स्टेटमेंट्स देनी, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर्स देने हैं। आप एक नेता की तरह आप लिखिए। ठीक है ना, नेता कभी भी ना किसी की आलोचना भी करता है तो बड़े सलीके और तारीफ के साथ। ठीक है, क्योंकि तभी सुना जाता है, सारी जनता उसको सुनती है, उसको अप्रिशिएट करती है। नेता तभी तो नेता बनता है कि नहीं? तो ये सब चीजें आप उसके अंदर डालेंगे, इन सब चीजों के माइंड के आप अपने अंदर डाल के तब आप आंसर्स आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपका ये इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाए। याद रखना दोस्तों, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया है, आप थोड़ा कम पढ़े हो, ठीक है, आपका सिलेबस उतना औसम तरीके से रिवाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका एटीट्यूड, आपका जो एंजाइटी अगर कंट्रोल में है,
ठीक है, आपका नर्व कंट्रोल में है, आप शांत भावना के साथ आप पेपर दे रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप पेपर दे रहे हो। ट्रस्ट मी, जितना टॉपर मार्क्स लेकर आने वाला है ना, या तो आप उसको बीट करोगे या तो उसके बहुत नजदीक आ जाओगे, और आपने उनसे कम मेहनत की है तो भी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड एंड द स्टेट ऑफ माइंड। विद दैट नोट दोस्तों, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश पेपर। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू।